हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले की साइंस की वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में बात कर ली थी, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। और साथ में हम जानेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाले बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे H2O वाटर को कंसीडर किया हमने, और अगर हम इसमें से क्या करते हैं, यानी कि वाटर और यानी कि जो पानी है उसमें से अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मतलब विद्युत धारा अगर इसके अंदर से गुजारते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर बात करते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल में एक चीज को नोट कर रहे हो, जो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के अंदर आप नंबर ऑफ एटम को यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, और प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देख रहे हो, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स की, और प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना आना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर हम किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने परमाणु हैं। ठीक है, देखिए हमने ये सीखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो हम एक दो एग्जाम्पल से इस चीज को दोबारा से सीख लेते, समझ लेते हैं, तो फिर हम अपने एग्जाम्पल के अंदर ऊपर आते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में CO2 को ले लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो भी आपको कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, यानी कि अणु या यौगिक है, तो क्या होगा, उसमें आपको ये देखना है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट है। दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, आप देखते हो C सिंबल कार्बन के लिए है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम इसके परमाणु देखें, यानी कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु। तो कार्बन के आप देख रहे हो यहाँ पे, कार्बन के कितने परमाणु हैं, एक, यानी कि 1। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने यहाँ पे 2, यानी कि 2। और टोटल अगर हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी कि CO2 के अंदर, तो टोटल जो एटम्स हैं, ठीक है, परमाणु की संख्या है वो कितनी है, 3। तो वो कितनी है, 3। ठीक है, तो हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर आसानी से इस तरह से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और जैसे बात करते हैं हम CH4 की बात करते हैं, मीथेन की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो CH4 की बात करते तो यहाँ पे फिर से देख रहे हो आप, C कार्बन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, दो एलिमेंट हैं, तो कार्बन के एटम कितने हैं, 1। हाइड्रोजन की बात करते तो कितने हैं, 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए अपने एग्जाम्पल के अंदर और यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, यानी कि जो वाटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो रिएक्टेंट साइड में बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अगर हम एटम की बात करते तो यहाँ पे कितना, 1 है। ठीक है, हम यहाँ टोटल निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। रिएक्टेंट के अंदर कितने, तो हम हाइड्रोजन की बात करते तो 2, ऑक्सीजन की बात करते तो 1, टोटल कितने, 3। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन के पास तो 2 ही है, जैसे आपके रिएक्टेंट के अंदर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के अंदर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर क्या था, रिएक्टेंट में 1, और प्रोडक्ट में आप देख रहे हो, उत्पाद में अगर आप देख रहे हो, तो परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के पास कितनी है, 2। और अगर हम टोटल यानी कि बात करते हैं, कुल परमाणुओं की संख्या अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो कितनी है, 4। ठीक है, तो अब आप एक चीज को नोट करो यहाँ पे कि रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3 है, कुल परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। और प्रोडक्ट की बात करते तो वहां पे कितने, 4 है, मींस यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू 4, यानी कि इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या पता चलेगा, तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं आता है, तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण हम इसको बोलेंगे। ठीक है,
आपको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर रिएक्टेंट साइड में अभिकारक की तरफ परमाणुओं की कुल संख्या, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद की तरफ इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, साथ में आप एक बात और नोट करोगे, यहाँ पे इसका एक अलग नाम, एक और नाम भी है, वो क्या है, स्केलेटल। बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम बोल सकते हैं इसको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कंकालिक रासायनिक समीकरण भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेम भी आप इसका नोट कर सकते हो। तो समझ में आ गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एग्जांपल से क्लियर ये चीज। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, यानी कि किसे बोलेंगे, वेयर द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम इन बोथ द साइड ऑफ द रिएक्शन या इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, गुड। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब कहा जाएगा या क्या होगी। ठीक है, तो अभी अपना एग्जांपल में देखते हैं दोबारा से। तो जो हमने ये एग्जांपल लिया है, अभी ये अनबैलेंस्ड है, ये आपको पता चल गया है। एक बार हम इसको बैलेंस कर देते हैं, कैसे किया है वो हम सीखेंगे आगे। ठीक है, एक बार वैसे देखते हैं हम, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो इस तरह से पता चलेगा हमें कैसे किया। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं। अब हम दोबारा से नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं और फिर देखते हैं ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के देखोगे आप, हाइड्रोजन के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं वही 1, अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने बार, 2, तो टोटल कितना हो गया, 6। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में अभिकारक की तरफ परमाणु की कुल संख्या कितनी आ गई है, 6 आ गई है। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट में उत्पाद की तरफ, वहां पे परमाणु की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 6 आ गए हैं, मतलब कितने इक्वल हो गए हैं, सेम आ गया। तो अब क्या बोलेंगे, अब हम इस केमिकल इक्वेशन को या रासायनिक समीकरण को बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की तरफ परमाणु की कुल संख्या और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की तरफ परमाणु की कुल संख्या क्या आएगी, इक्वल आएगी। और इस तरह के केमिकल इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते तो व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, अगर इक्वल आ जाते तो क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, एग्जांपल से पता चल गया हमें यहाँ पे। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए रीजन भी जान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा है, क्या लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ठीक है, देखिए हमारी साइंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि जो कंजर्वेशन लॉ होते हैं, तो हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा है, तो हम आगे भी बात करने वाले हैं, अपने सिलेबस में बात करने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, ठीक है, मोमेंटम के बारे में। तो अभी हम इस लॉ को पढ़ते हैं एक बार, ये लॉ क्या कहता है याद कर लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है। ठीक है, पहले तो देखिए आपको ये टर्म एक बार बता देते हैं, मास, थोड़ा सा एक बार बता रहे इसके बारे में। मास यानी कि जो द्रव्यमान, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो ये क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए वैसे हम इसको थोड़ा सा वेट से रिलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो वेट यानी कि जो वजन होता है और जो मास होता है वो अलग अलग चीजें होती हैं, बट हम वैसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल में जो मास होता है वो क्या होता है, टोटल मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी या कोई भी वस्तु हम कंसिडर, जैसे आप मार्कर की बात करें यहाँ पे या बोर्ड की बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो बॉडी, तो टोटल मैटर मतलब आप समझते हैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि जितने भी स्टेट्स मैटर की हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे टोटल मैटर जो प्रेजेंट होता है तो उसको हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान बोलते हैं। तो अभी हम बात करें इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, तो ये जो लॉ है ये कहता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट
इन ए केमिकल रिएक्शन मास neither be created nor be destroyed। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी ये कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, यानी कि जो मास है, द्रव्यमान है, यानी कि जो उसके अंदर परमाणु या परमाणु का समूह जो भाग ले रहे हैं, तो उनका जो द्रव्यमान होगा, उनका जो मास होगा, तो वो ना तो क्या किया जा सकता है, क्रिएट पैदा किया जा सकता है, नोर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझना हमें। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, यानी कि साथ में इस लॉ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स in a chemical reaction must equal to the mass of the reactants, ठीक है। तो ये ला को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, उसका जो मास होगा, मतलब उसके अंदर जो एटम्स हैं या कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, यानी कि जो भी एटम्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, उनका जो मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इस लॉ से अभी हमें क्या है, अपना जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे हमने अभी अपने एग्जांपल में देखा था, तो वहां पे क्या हो रहा था, ये मास चेंज हो गया था, मास क्या आ रहा था, हमारा अनइक्वल आ रहा था। तो हम अनइक्वल आ रहा था, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में जो मास आ रहा है, टोटल मास आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वो गलत है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए हैं, आंसर हमें मिल गया है कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें इस मास को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, साथ में हम एक प्रिंसिपल को भी देखते हैं, उस प्रिंसिपल से भी हमें इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है, तो ये आपको कहता है कि जो एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये कहता है कि जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, तो परमाणुओं को भी क्या नहीं किया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि हम उसको ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एग्जांपल्स में भी ये चीजों को देखते हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। एटम्स को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा मास की बात की, तो मास के अंदर हमें यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। एटम की बात करें यहाँ पे, तो एटम को भी क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस उनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को भी समझ रहे हम साथ में कि हम एटम को भाई ना क्रिएट कर पाते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, तो अपने हम केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के अंदर इन चीजों को देखते हैं। तो अभी बात की हमने कि हम एटम को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे, यानी कि मान लीजिए रिएक्टेंट के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम और रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की तरह बात करते हैं, तो कितने आपके 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। तो 6 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं टोटल क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप देखोगे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं।
तो और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं, उत्पाद की बात करते हैं, तो वहां पे भी हमने बात किया भाई यहाँ पे क्या होंगे, एटम कंजर्व रहेंगे, बदलेंगे नहीं, टोटल यानी कि जो आएगा वो चेंज नहीं होगा, तो वहां पे भी 6 होंगे। तो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पा रहे हम यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे कर सकते हैं इस चीज को, कि टोटल सेम रहेगा लेकिन रीअरेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हो, यानी कि हमने रीअरेंजिंग कर दी यहाँ पे एटम्स की, कि टोटल की बात की थी तो वो कितना था, 6 था, यहाँ पे भी क्या था, 6 था, लेकिन हम अपनी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन में इस चीज को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि एटम्स क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल क्या रहेगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको इन दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, प्रिंसिपल ऑफ एटम्स ऑफ कंजर्वेशन से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो मिल गया, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको ये चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, वो क्या क्या स्टेप्स होंगे जिनके द्वारा हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, कर सकते हैं, ठीक है। और क्या वो बातें हमें ध्यान रखनी होगी जहां पे हम कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को भी हमें साथ में नोट करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं और फिर उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, सीखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हमने यहाँ पे आयरन, Fe पता है आपको, आयरन का सिंबल है, लोहे की बात की यहाँ पे, तो आयरन है, और अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो H2O मींस वाटर, बट यहाँ पे हम फिजिकल स्टेट नोट कर देते हैं ताकि आपका डाउट ना रहे। H2O जो है यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में फिजिकल स्टेट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें मिलता है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो Fe3O4, ठीक है। तो Fe3O4 के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये क्या आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। देखिए आयरन के ऑक्साइड को अगर हम पढ़ते हैं तो Fe2O3 और Fe3O4, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं यहाँ पे, तो FeO ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और Fe3O4, अगर हम इसके Fe3O4 की बात करते हैं तो इसका जो नेम होगा तो वो नेम क्या होगा, फेरस फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसके और नाम भी हैं, जैसे हम फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। इसका एक और नाम आप यहाँ से नोट कर सकते हो, मैग्नेटाइट, ये और होती है आयरन की मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है। साथ में इसका एक और नाम यहाँ पे बता रहे थे, ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी हम इसको बोलते हैं, Fe3O4 को ब्लैक आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, ब्लैक पाउडर जैसी होती है, तो इस वजह से हम इसको ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये नेम है, आप इसको नोट कर सकते हो। आपकी बुक में एक और नाम इसका लिखा मिल जाएगा, इस तरह से लिखा मिल जाएगा आयरन, इस तरह से आपको लिखा मिल जाएगा ऑक्साइड। देखिए ये क्यों लिखा है, इसका भी रीजन है, रीजन एक बार थोड़ी सी बात करें बस यहाँ पे। देखिए जो ये फेरस है ये कब बोला जाएगा, फेरिक नाम कब यूज किया जाएगा, इसके पीछे रीजन है। जब आयरन की क्या होगी, यहाँ पे वैलेंसी की बात करते हैं, +2 होगी तो फेरस नेम यूज करेंगे, और +3 होगी तो वहां पे फेरिक यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से तो Fe3O4 को आपको याद रखना है, बस यहाँ पे फेरस फेरिक ऑक्साइड हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। H2O को आपको पता ही है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो, बस ऐसे ही बताया है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने जो केमिकल इक्वेशन ली क्या वो सच में अनबैलेंस है, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे Fe, तो नंबर ऑफ एटम काउंट करने आ गए। अब आपको यहाँ पे किस तरह से परमाणुओं को आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो Fe के पास अब यहाँ पे कितने एटम है, 1। और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें Fe को, वहां पे देखें तो वहां पे कितने, 3। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता चल रहा है कि ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, अनबैलेंस, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो साथ में बताते रहेंगे कि क्या क्या वो बातें होंगी, यानी कि जहाँ पे आप मिस्टेक हो सकती हैं, एग्जाम में हम वो गलती कर देते हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट से वो मिस्टेक हो जाती है, तो वो चीज आप यहाँ पे बिल्कुल नोट करोगे, ठीक है, ताकि आपसे वो मिस्टेक ना हो। ओके,
तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा तो वो क्या होगा, जो भी केमिकल इक्वेशन दी गई है तो हम यहाँ पे तो ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, अराउंड ईच फॉर्मूला, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखे गए, मीन जो भी एलिमेंट या कंपाउंड यहाँ पे हैं, तो उनका जो भी फॉर्मूला लिखा गया तो उसके बाहर यानी कि अराउंड क्या कर देंगे, हमें बॉक्स ड्रॉ करने हैं। किस तरह से, यानी कि इस तरह से बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। उसके देखिए इसके पीछे रीजन है कि हमने इन फॉर्मूले के बाहर ये बॉक्स क्यों ड्रा किए हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से ड्रा किए हैं क्योंकि हम बैलेंस करते टाइम यानी कि कुछ चीजें हमें ऐड, यानी कि हमारे जो एटम्स होते हैं उनको ऐड करना पड़ता है, और ऐड करते टाइम हम मिस्टेक कर जाते हैं कि हम क्या कर जाते हैं, यानी कि जो हमारी सब्सक्रिप्ट है यानी कि जो फॉर्मूला है उसको चेंज कर देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ऐसे चेंज करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्ट को हमें चेंज नहीं करना है, तो इसलिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो ये बॉक्स है इनके अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करना है इन बॉक्स के बाहर करना है। चेंज मीन्स यहाँ पे जनरली हम कैसा रहता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है बैलेंस करते टाइम, ठीक है। तो आपको पता चल गया है। सबसे पहला स्टेप बॉक्स ड्रॉ कर लोगे आप, जो भी फॉर्मूले इक्वेशंस के अंदर हैं। चेंज करेंगे तो इन बॉक्सेस के बाहर करेंगे, तो डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस, तो इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो स्टेप 1 क्लियर है आपका। उसके बाद स्टेप 2 की बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टेप जो 2 है हमारा, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन। जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को हमें यहाँ पे क्या करना, लिस्ट आउट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने आगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे और एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर फिर हमें देखेंगे किस तरह से लिखेंगे हम इनको और किस तरह से हम आगे वाले स्टेप को भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एलिमेंट, कि हमारी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट है ये हमें आइडेंटिफाई कर लेने हैं, पहचान लेने हैं। हम सिंबल से इस चीज को पहचान लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट के कितने, ठीक है, वो नोट कर लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, यानी कि उत्पाद की तरफ जो परमाणुओं की संख्या है, राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो किस एलिमेंट या तत्वों के वहां पे कितने परमाणु हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट देखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से भाग ले रहे हैं, कौन कौन से तत्व। एलिमेंट का पता होना चाहिए आपको, सिंपली आपको वैसे हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, फिर भी एक बार बात कर ले कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट की डेफिनेशंस को समझते तो एलिमेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि वो पदार्थ जो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो उसको एलिमेंट बोल देते हैं। तो अभी हम अपनी इक्वेशन में एलिमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे Fe आयरन बात कर सके हैं तो Fe, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं H2O वाटर, पानी की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे, और साथ में क्या है, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो वहाँ पे भी क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे Fe आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर एलिमेंट क्या है, 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट करें यहाँ पे, Fe आयरन लोहा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। तो अब हम बात करते हैं यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की, कि आयरन के रिएक्टेंट साइड में, अभिकारक की तरफ, यहाँ इस साइड तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है, कितने परमाणु हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे Fe आयरन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 1, कितने हैं, 1, ठीक है। हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करते हैं अभिकारक की तरफ, तो यहाँ पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, 1। इस तरह से हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड के अंदर, कि आयरन के प्रोडक्ट साइड की तरफ कितने एटम हैं, ठीक है। तो कितने आप यहाँ पे देख रहे हो, 3। ऑक्सीजन की बात, सॉरी हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे 2 हैं, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में तो आप देख रहे हो कितने हैं, 4 है।
तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या करेंगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में, इस तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि रिएक्टेंट साइड में अगर हम आयरन को देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बराबर नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है वैसे। ठीक है, ऑक्सीजन की भी बात करते तो ये भी अनइक्वल आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल कैसे करेंगे, अब वो देखिए, सिंपली क्या करना आपको यहाँ पे एक चीज को नोट करना, ये आसान रहता है हमारे लिए कि अब हम इसको बैलेंस करने वाले हैं, तो बैलेंस करने के लिए तीनों एलिमेंट में से किसको पहले हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता हमारे लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि आपको क्या करना है, जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या जिसके पास ज्यादा होगी, पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो टेबल में हमारे एग्जांपल में, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो इनकी 4, यानी कि सबसे ज्यादा जो एटम है ऑक्सीजन के पास है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो जो नंबर 4 है, तो यहाँ पे कितना 1 है, तो हमें यहाँ पे भी क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। लेकिन ऐसे नहीं लेके आएंगे, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि भाई यहाँ पे क्या करने हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पे भी 4 करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, इस तरह से 3 ऑक्सीजन के एटम जोड़ दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इससे, इस मिस्टेक से आपको बचना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और साथ में आपको ऐसे भी नहीं करना है कि भाई H2O है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे H2O और आपको क्या करना है, 4 क्या करने हैं, एटम बनाए, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे, यानी कि मैंने पहले ही बोला आपको यहाँ पे कि बॉक्स के अंदर तो हमें यहाँ पे कोई भी चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, जो भी चेंज करना है बॉक्स के बाहर करेंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 बनाना है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करना आपको, यहाँ पे आपको देखना है कि किस एलिमेंट को और किस साइड, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई किया। तो एग्जांपल पे आप देखोगे जो आपकी इक्वेशन है वहीं पे भी वहां पे करना है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन को क्या किया है, यहाँ पे 1 था, 1 एटम था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, कहां किया, रिएक्टेंट साइड में किया। कहां किया, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया, कितने से, 4 से। तो बॉक्स के बाहर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट जो भी कोफिशिएंट होगा हमारा। ठीक है, एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट आप यहाँ पे चूज करोगे, मल्टीप्लायर चूज करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लोगे, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आप देख रहे हो ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 हो गए हैं, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं 4 हो गए हैं, तो इक्वल आ गए हैं, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ जो एटम्स थे हाइड्रोजन के वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी चेंज यहाँ पे चलता रहेगा, आप देखोगे बैलेंस करते टाइम, तो टेबल में जो अभी आप वो चेंज कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं टोटल, तो वो कितने हो गए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 8 हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, 8 हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने, 2 हैं। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 8 बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रिजल्ट क्या आता है, 8 आ जाएगा। ठीक है, कहां किया मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन को, कहां किया, प्रोडक्ट साइड में, तो हाइड्रोजन को किया है, हाइड्रोजन को किया है, कहां किया, प्रोडक्ट साइड में किया, कितने से किया, 4 से, तो कितने से किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से क्या कर देंगे, वहां चेंज कर देंगे। ओके, तो अब देखोगे 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, इक्वल हो गया, ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, क्या बचा, आयरन। क्या बचा है, आयरन। ठीक है, तो आयरन का हम देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम कितने, 3 हैं, और यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। सिंपली कैसे करेंगे, आपको पता है 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। कहाँ किया मल्टीप्लाई, हमें रिएक्टेंट साइड में आयरन को किया, रिएक्टेंट साइड में आयरन को किया, कितने से किया, 3 से किया, तो वो चीज आप यहाँ 3 से किया है। तो अब टोटल देखोगे आप यहाँ पे, तो क्या हो गया, 3, यहाँ पे भी 3 आ गया। तो अब आप रिजल्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे कितना, 3,
इक्वल 8 8 इक्वल 4 4 इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अब क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब आप इसमें रिएक्टेंट साइड की तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो हर एक एलिमेंट के। प्रोडक्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो गई हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। देखिए ये जो चीज हमने यहाँ पे की है, तो ये आपको एक दो प्रैक्टिस करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद आपको इतना सारा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये चीज। तो एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट जो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन की बात हम यहाँ पे करते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिलेगा, देखिए आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल में ले रहे हैं ताकि साथ में आपका वहां पे सोल्व हो जाएगा और साथ में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। केमिकल रिएक्शन लिख दिया है, अब इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है H2 यानी कि H है, बट H2 डायटोमिक स्टेट में लाई करता है, पता है आपको। यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl2 लिख रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते तो यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल की बात करते तो HCl, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल यस HCl। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो लिखी हमने यहाँ पे, तो हम सिंपली देख रहे हैं भाई हाइड्रोजन की यहाँ पे नंबर ऑफ एटम देखें 2 है, क्लोरीन के पास भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है, इनके पास 1 1। ठीक है, तो ये क्या है, अनबैलेंस। अभी हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम जो स्टेप फॉलो किए हम एक बार थोड़ा रफली नोट करेंगे बस उनको, और अपनी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक बार एलिमेंट नोट कर लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे, और राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इनके नंबर ऑफ एटम्स नोट करेंगे तो कितने हैं, यहाँ पे 2 है, और क्लोरीन के भी कितने हैं, 2 है। रिएक्टेंट साइड में विकारक की तरफ बात कर रहे हैं। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, प्रोडक्ट की साइड बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे फिलहाल 1 है, क्लोरीन के पास भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में कितने 2 हैं, तो राइट हैंड साइड में भी क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम क्या कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बॉक्सेस आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा रफली कर रहे हैं, यानी कि फॉलो वही चीज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वही चीज फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम पता चल गया हमें यहाँ पे 2, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर से वही गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे क्लोरीन के एटम भी क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो क्लोरीन के एटम अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे क्लोरीन के एटम भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो हमारा इसी स्टेप से क्या हो गया है, हमारा अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई है। कैसे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल आ गए हैं, क्लोरीन की बात करें वो भी इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब ये जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ये भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा मेथड है जिसके द्वारा हमने ये जो हमारा प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, तो उस मेथड का एक नाम है जो बुक में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से हम इसको पढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो जो हमारा ये मेथड है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मल्टीप्लायर चूज कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक ट्रायल मेथड की तरह। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको कोशिश करनी, वैसे आपकी एक्सरसाइज जो बुक की एक्सरसाइज है उसमें ही ये है। तो अगर हम क्या करवाते हैं, सोडियम है, सोडियम ये आपको करना है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, जो हमने फॉलो किया उसी तरह से करना, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, तो प्लस यहाँ नोट कर देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। भाई सोडियम है और अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं
तो प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहले चेक करना है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, और अगर अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करना है, ठीक है। और बैलेंस करते टाइम अगर प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको वीडियो के एंड में अमेजिंग फैक्ट्स यानी कि जो हमारे कुछ हमने एटम्स या जो हमारे कंपाउंड है, ठीक है, उनकी बात की है, तो उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स के अंदर, अगर हम हाइड्रोजन को देखें, ठीक है, तो जैसे पहला अगर हम इसका अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे बात करें, ठीक है, साइंस के अंदर जो फैक्ट है, तो सबसे पहला फैक्ट ये आता है, हाइड्रोजन सभी एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते। बाकी सभी एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन के बारे में बात कर चुके हैं साइंस की वीडियो में, आप इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होते, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं। हम आइसोटोप्स की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी आइसोटोप की, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे एलिमेंट मतलब एलिमेंट की बात करें, सभी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। सेकंड अगर हम अमेजिंग फैक्ट्स की बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो सेकंड क्या है, पूरे यूनिवर्स में, अगर हम पूरे यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो भी कौन सा पाया जाता है, मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा अगर हम बात कर देखें एक बार, अगर हम सन के अंदर देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं एलिमेंट का, तो इसके अंदर क्या नियर अबाउट 70% क्या है, हाइड्रोजन है। मीन सन जो एक्चुअल में एक स्टार है, तारा है, ठीक है, तो 70% क्या है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है। हमारी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, हमारे शरीर की बात करते हैं, तो शरीर के अंदर यानी कि जो एटम्स है, हम आपको पता ही है एलिमेंट से मिलके बना हुआ, तत्वों से मिलके बना हुआ है, और जो एलिमेंट है वो एटम से मिलके बना हुआ, तो हमारी बॉडी भी परमाणु से मिलके बनी हुई है। तो अगर हम अपने शरीर के अंदर देखते हैं, तो शरीर के अंदर भी जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को बना रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को बना रहे हैं, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा अगर हम एटम देखें तो वो भी किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, वो भी किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें जो बाकी एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 62%। तो 62% तो अकेले क्या होते हैं, एटम अगर हम अपने शरीर में देखें, ह्यूमन बॉडी में देखें, तो वो किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम एटम्स की बात करते हैं, वैसे हम आइडिया लग जाएगा आपको, जैसे हमारी अगर कोई 70 kg का कोई इंसान है, अडल्ट यानी कि हो सकता है, तो 70 kg का यानी कि इंसान है, तो उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं कि उसके शरीर में कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने परमाणु हो सकते हैं, तो वैसे आइडिया थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो यानी कि 7 × 10⁻27 एटम्स, इतने परमाणु उसके शरीर में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, और आज की वीडियो में हमने जाना है कि अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से उसको बैलेंस किया जाता है, उसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में सीखा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, और वो वीडियो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वो लास्ट वीडियो होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।